बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में हम अपने जो टॉपिक है उसमें पढ़ रहे हैं कि जो निषेचन पूर्व संरचनाएं होती हैं और घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें जो संरचना, सबसे पहली संरचना हम पढ़ रहे हैं वो है पुंकेसर के बारे में। और पुंकेसर के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि ये जो पुंकेसर का हमने डायग्राम देखा था, ये वाला जो डायग्राम है पुंकेसर का, तो इसके ऊपर में एक थैले जैसी चीज़ होती है जिसको हम परागकोश बोलते हैं, और एक ये लंबी सी डंडी जैसी होती है जिसको हम तंतु बोलते हैं। इतना हमने देख लिया था। अब हम ये जो परागकोश है वो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अगले पैराग्राफ में ये परागकोश के बारे में डिटेल में बताया गया है कि वो कैसा होता है, किस चीज़ से बना होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी यानी कि एक जो आम तौर पे जो आवृतबीजी, यानी कि कौन से वाले पौधों में, आवृतबीजियों में। हमें पता है आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म, यानी कि जो फूल बनाते हैं, जो पौधे फूल बनाते हैं, उसमें जो परागकोश होता है, यानी कि ये वाली जी चीज़ की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा परागकोश है ये कैसा होता है बता रहे हैं। ये कैसा होता है, ये होता है द्विपालित होता है। ये कैसा होता है, द्विपालित होता है। कैसा होता है, द्विपालित होता है। अब द्विपालित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी हमें जानना है। द्विपालित मतलब बाई, BI बाई, फिर है लोब, LOBE लोब। इसको लिख लेना है अपनी NCERT में। बाई लोब होता है। अब जब भी बाई आता है, बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या है, दो। और लोब का मतलब होता है पाली। लोब का मतलब हो गया पाली। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये हमने रस्सी वाली जो एक मैच होती है कि यहाँ पर एक रस्सी लगी होती है, बीच में ऐसे रुमाल बंधा रहता है, यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं ये रस्सी को पकड़ के, और ये लोग हैं रस्सी को पकड़ के, और ये यहाँ पर इस साइड में कुछ लोग खड़े हैं रस्सी को पकड़ के, और यहाँ पर लोग खड़े हैं रस्सी को पकड़ के। यानी कि ये रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है, ये इधर पे खींच रहे हैं और ये इधर पे खींच रहे हैं, ऐसा होता है। तो यानी कि जब हम बोलते हैं कि जो रस्सी वाली जो मैच है उसमें कैसा हो रहा है कि दो टीम है, एक ये वाली टीम है और एक ये वाली टीम है। तो मतलब क्या हो गया कि इसकी दो पालियाँ हैं। क्या हो गई, दो पालियाँ होती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से एक और रस्सी जा रही होती है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, यहाँ पर ये कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये भी रस्सी को खींच रहे, तो अब तीन टीम हो गई, तीन पालियाँ हो गई। तो पाली का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई चीज़। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं पाली, या टीम, या लगी हुई कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं पाली। तो ये जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है, यानी कि इसके अंदर में दो चीज़ें लगी होती हैं, दो चीज़ें लटकती हुई चीज़ें लगी होती हैं। दो लटकती हुई चीज़ों वाला होता है। कैसा होता है, दो लटकती हुई चीज़ों वाला होता है, या दो पाली वाला होता है, दो टीम वाला होता है। ये हमें समझना है, द्विपालित होता है। यानी कि ये जो परागकोश है, यहाँ पर हमने परागकोश बनाया, इसकी तंतु बनाई। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें एक साइड ऐसा रहेगा, ये ऐसे लगा हुआ है इस पर, और एक साइड ऐसा रहेगा, ये एक और पाली हो गई। यानी कि इसमें कितनी चीज़ें हो गई, दो चीज़ें हो गई। एक ये साइड हो गई और ये एक ए साइड। तो दो लटकती हुई चीज़ें, दो लगी हुई चीज़ों वाला होता है, दो द्विपालित होता है। ये समझ में आया हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विपालित होता है। अब तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ये कोष्ठ को अंडरलाइन कर लीजिए, दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। चित्र 2.2 बा में हम ये
देख सकते हैं। यानी कि अब क्या करना है कि ये जो दो पालियाँ हैं, दो लटकती हुई चीज़ हैं, अब ये लटकती हुई चीज़ को हम अगर ऐसे काट दें, हम ऐसे इसको काट दें और फिर हम इसको देखें, फिर हम इसको ऊपर से देखें, तो हमें कैसा दिखेगा? हमें दिखेगा कि इसके अंदर में दो कोष्ठ नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? दो कोष्ठ नज़र आएंगे। कोष्ठ। अब हमें मालूम है कोष्ठ का मतलब क्या है। कोष्ठ का मतलब होता है खाने या डब्बे, डब्बे जैसे या खाने जैसे, खाली जगह जिसको बोलते हैं, थैले जैसा नज़र आएगा, दो थैले जैसे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमने ये डायग्राम जो बनाया एनसीईआरटी में, ये दिखा हुआ है कि मान लीजिए ये जो पराग कोष्ठ था, इसको हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, और अब हम इसको कैसे देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। अब हम इसको कैसे देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो हमें नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये बीच की लाइन हो गई, बीच की लाइन, ठीक है। अब इस साइड में क्या हुआ? इस साइड में एक पाली है, ये एक पाली है और इस साइड में दूसरी पाली है, ठीक है। दो पाली हो गई। फिर जब हमने इसको काटा, फिर जब हमने इसको क्या किया? काट दिया। जब हमने इसको ऐसे काट दिया तो अब हमें इसमें कितने खाने दिख रहे हैं? कितने कोष्ठ नज़र आ रहे हैं? दो कोष्ठ। ये एक कोष्ठ और ये दूसरा कोष्ठ, ठीक है। मान लीजिए ये आइसक्रीम की कोन है, आइसक्रीम खाई होगी हमने, ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम की कोन है, ठीक है। मान लीजिए कोन है ना ऐसी होती, ये कोन आइसक्रीम की ऐसी होती, ये ऐसे पैक है आइसक्रीम की कोन। फिर हमने आइसक्रीम की कोन को बीच से काट दिया, तो अब हमें आइसक्रीम की कोन में कितने खाने नज़र आते हैं? कितने कोष्ठ नज़र आते हैं आइसक्रीम की कोन में? एक ही कोष्ठ होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आइसक्रीम की कोन जो है ऐसी होती कि इसके अंदर में मान लीजिए दो कोष्ठ बनाने होते, तो बीच में ऐसे कुछ तो भी लाइन चल रही होती, तो एक ये कोष्ठ हो जाता और एक ये दूसरा खाना हो जाता, दूसरा खाली जगह होते, दूसरा थैला हो जाता। तो ये आइसक्रीम की कोन कैसी हो जाती? द्विकोष्ठिक हो जाती, या दो खाने वाली हो जाती, या फिर दो थैले वाली हो जाती। वैसे यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर है कि एक कोष्ठ ये है और ये दूसरा कोष्ठ ये है। तो इसमें कितने कोष्ठ हो गए? पराग कोष्ठ में द्विकोष्ठ हो गए, दो कोष्ठ हो गए। कोष्ठ का मतलब क्या हो गया? कोष्ठ का मतलब हो गया थैले जैसी चीज़ या खाली जगह, दो कोष्ठ हो गए, ठीक है। तो ये पराग कोष कैसा होता है? द्विकोष्ठिक होता है। पराग कोष कैसा होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं, यानी कि दो थैलों वाले होते हैं। इसकी दो थैले वाली जैसी चीज़ है, एक ये थैला जैसा हो गया या एक खाना हो गया और एक ये दूसरा थैला हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? द्विकोष्ठिक होते हैं। तो पहले द्विपालित यानी कि दो जुड़ी हुई चीज़ों वाले होते हैं, दो लटकी हुई चीज़ों वाले होते हैं, और वो एक पाली में क्या होता है? एक पाली में, और फिर जब हम उसको काट के देखेंगे तो हमें कितने कोष्ठ नज़र आएंगे? दो कोष्ठ नज़र आएंगे, इसलिए वो कैसे हो जाएंगे? द्विकोष्ठी हो जाएंगे। फिर प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक यानी कि कोष्ठ को अलग करते हुए, कोष्ठ को अलग करते हुए, प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक, प्रवारक मतलब क्या हुआ है? कोष्ठ, प्रवारक मतलब कोष्ठ, कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है, लंबवत गुजरता है। तो अब ये भी समझने की बात है। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि शब्दों का मतलब क्या है। अनुलंब का मतलब होता है सीधा, अनुलंब का मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये जो सीधी वाली लाइन है, जो खड़ी लाइन है, उसको बोलते हैं अनुलंब वाली लाइन। कैसी बोलते हैं? अनुलंब लाइन। फिर है खांच, खांच, खांच हमने देखा होगा, खांच का मतलब क्या होता है? खांचा या गड्ढे जैसी चीज़। मान लीजिए ये एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है या ईंट है, मान लीजिए ईंट है, और जो ईंट रहती है उसके ऊपर ऐसे अंदर गड्ढे जैसा रहता है ना, ऊपर में कुछ लिखा रहता है ना। या फिर मान लीजिए क्या हुआ, ये अपना घी का डब्बा है, ये घी का डब्बा है और उसमें क्या है? उसमें घी पड़ा हुआ है, बहुत सारा घी है यहाँ पर, और हमने इसमें चम्मच से जब हमने ऐसे निकाला
चम्मच से इस घी को निकालते हैं तो ये गड्ढे जैसा बन जाता है ना। जब हमने निकाला तो घी में गड्ढे जैसा बन जाएगा। तो वो जो खाँच है यानी कि गड्ढे जैसी चीज़ है, नाली जैसी चीज़ बन गई, उसको बोलेंगे खाँच। ठीक है। और प्रवारक मतलब क्या है? कोष्ठ। जो अभी हमने ये कोष्ठ देखे थे, कोष्ठ जैसे आइसक्रीम बना के देखी थी, ये आइसक्रीम थी हमारी, और आइसक्रीम की जो खाली जगह हो गई, खाना हो गया जो भी आइसक्रीम की खाली जगह या थैले जैसी चीज़ हो गई, उसको क्या बोल रहे हैं? कोष्ठ। फिर इस कोष्ठ को क्या करती है? ये एक खाँच जो है, एक खाँच, उसको अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। लंबवत का मतलब भी क्या हो गया? लंबवत का मतलब भी सीधी लाइन होती है, यानी कि सीधा सीधा गुजरता है। अब इसको डायग्राम पे देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा परागकोश है। परागकोश है तो इसमें क्या हो गया? एक ये कोष्ठ हो गया, एक ये कोष्ठ हो गया, और एक ये दूसरा कोष्ठ हो गया। इतना हमें समझ में आ गया। अब ये जो कोष्ठ है, ये जो कोष्ठ हैं यहाँ पर, कोष्ठ, ये कोष्ठ है जो, इसका एक और नाम क्या हो गया? इसका एक और नाम है प्रवारक। प्रवारक। ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं? प्रवारक। तो प्रवारक बोलें या कोष्ठ बोलें, बात एक ही है। अब ये जो कोष्ठ है, एनसीईआरटी वालों ने बताया कि ये जो कोष्ठ है, यानी कि ये वाला जो कोष्ठ है, ये वाला जो थैला है, और ये वाला जो थैला है, तो ये जो थैला होता है ना, उसमें एक सीधी सीधी सी लकीर ऐसे गुज़रती है, सीधी सीधी सी लकीर गुज़रती है। ये जो हमने, ये दिख रही है लकीर सीधी सीधी सी, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ जिसको मार्क करके ब्लू से, ये सीधी सी लकीर यहाँ से गुज़र रही है। वैसे ही यहाँ पर भी गुज़र रही है। इस कोष्ठ को भी काटते हुए गुज़र रही है, इस कोष्ठ को भी काटते हुए गुज़र रही है। यानी एक हल्का सा गड्ढे जैसा, लंबी सी गड्ढे जैसी लाइन है। लंबी सी कैसी है? गड्ढे जैसी लाइन है। इस गड्ढे जैसी लाइन को क्या बोल रहे हैं? खाँच। ये खाँच है, मतलब ये यहाँ से निकला हुई चीज़ है, थोड़ी सी गड्ढे जैसी चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो खाँच है वो कैसा है? वो कैसा है? वो लंबवत में जा रहा है। कैसे जा रहा है? खड़े में जा रहा है, ऐसे लंबवत में जा रहा है, ये खड़े में जा रहा है। वैसे ये डायग्राम देखेंगे अपन तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, ये भी वही वाली लाइन है कि ये जो खाँच है वो कैसे जा रहा है? लंबाई में जा रहा है। ये खाँच ऐसे तो नहीं जा रहा, ऐसे आड़े में, ये लंबे में जा रहा है। तो लंबवत दिशा में एक खाँच किससे होके गुज़रती है? किससे होके गुज़र रही है? ये कोष्ठ से गुज़र रही है, या फिर प्रवारक से होते हुए गुज़र रही है, यानी कि ये थैले से होते हुए गुज़र रही है। ये लंबी खाँच, ये खाई जैसी जो खाँच है, नाली जैसी जो खाँच है, वो इसमें लंबवत दिशा में, यानी कि सीधी वाली दिशा में होते हुए गुज़र रही है। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। फिर आइए परागकोश, जिसको हम चित्र 2.3 बाग में देख सकते हैं। परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। तो अब हम ये जो परागकोश है, ये जो हम परागकोश पढ़ रहे हैं, तो उसको अब कैसे देखेंगे? एक अनुप्रस्थ काट में देखेंगे, एक अनुप्रस्थ काट में देखेंगे। अब मैंने बताया था कि जैसे ये हमारा परागकोश है, यहाँ की चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे परागकोश है, एक तो है कि अभी जो खाँच गुजर रही थी वो सीधे सीधे में गुजर रही थी, लंबवत। ठीक है। वो कैसे गुजर रही थी? लंबवत। लेकिन अब हम इसको कैसे देखेंगे? ऐसे काट के देखेंगे, ऐसे काट के देखेंगे, आड़े में काट के देखेंगे। अब बायोलॉजी के अंदर में आड़े में काटने को आड़ा नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट, यानी कि उसको आड़े में काट के देखेंगे। आ से ही अनुप्रस्थ हो गया, आ से ही आड़ा हो गया, तो आड़े में जब काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट कहलाता है वो। वैसे ही हमने सुना होगा अनुप्रास अलंकार, तो आड़े में काटते हैं तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, यानी कि आड़े में काट के देखेंगे। इसको किसको देखेंगे? परागकोश को देखेंगे। अब हमें ये आड़े में काटने की क्या ज़रूरत है?
कि हमें थैले को देखना है ना। जब वो बच्चा हुआ करता था, जब पैदा था यानी कि शुरुआती परागकोश था, तब वो कैसा नज़र आता था। तो हम उसके अंदर में क्या देखेंगे, अनेक प्रकार के उसके ऊतक देखेंगे और उसकी संयोजन देखेंगे, यानी कि उसके अंदर में क्या क्या चीज़ों से जुड़ के ये बना है। संयोजन मतलब कौन कौन सी चीज़ों से जुड़ के ये बनाया है और वो चीज़ें उसके अंदर में कैसी रखी हुई हैं, कैसी जमी हुई हैं, उसको बोलते हैं संयोजन। तो मान लीजिए हमारे किचन है, किचन के अंदर में ग्लास वगैरह सब सजे होते हैं, फिर चम्मच, तेल डब्बे वब्बे जिसमें सारे मिर्च मसाले रहते हैं, वो सब एक संयोजन में रखे होते हैं, जमे हुए रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं संयोजन। वैसी एक परागकोश के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें कैसी रखी होती हैं, कैसी जमी होती हैं, उसको बोलेंगे उसका संयोजन कैसा है ना। और फिर उसके ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक मतलब क्या होता है, हमें याद दिलाने के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब कोशिका आपस में मिलती गई, कोशिका आपस में कैसी हो रही है, मिलती गई मिलती गई मिलती गई। ये कोशिका और मिलती गई, ये मिलती जा रही हैं आपस में, ये कोशिका आपस में मिलती जा रही हैं। तो ऐसे मिलते जाएंगी सारी की सारी कोशिकाएं। तो जब कोशिका आपस में मिलती जाती हैं तो वो एक कैसी बना ली है, झिल्ली जैसी बना लेती हैं। क्या चीज़ बना लेती हैं, एक झिल्ली जैसी बना लेती हैं। उसको क्या बोलते हैं, पूरी चीज़ को, कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊतक, उसको बोलते हैं ऊतक, उसको क्या कहते हैं, ऊतक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक ईंट है, ये अगर एक ईंट है, तो जब हम ईंटों को मिलाते जाएंगे तो उसको बोलेंगे दीवार। वैसे ये अगर एक कोशिका है, एक सेल है, और सेल को मिलाते जाएंगे तो दीवार जैसी चीज़ बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऊतक। तो हमें क्या पढ़ना है, अनुप्रस्थ काट में बहुत सारे ऊतक पढ़ेंगे हम, अलग अलग टाइप के जो ऊतक होते हैं, यानी कि और उसके ऊतक कैसे जमे हुए हैं, ऊतक जो हैं वो कैसे जमे हुए हैं, उनका संयोजन कैसा है। और ऊतक को हमें पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू, टिश्यू पेपर। जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, वैसे ही टिश्यू। तो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग, और जो उनका संयोजन है, यानी कि ये जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे जमी हुई हैं, ये ऊतक हैं वो परागकोश में कैसे जमे हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति, एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त, बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको अनुप्रस्थ काट में देखेंगे, यानी कि इसको आड़ा काट के देखेंगे, तो इसकी जो द्विपालित प्रकृति है, यानी कि इसके जो दो थैले हैं, दो कोष्ठ हैं, वो हमें बहुत ही पृथक नज़र आएंगी, बहुत ही पृथक या सुव्यक्त नज़र आएंगी, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में, बहुत ही साफ साफ हमें नज़र आएंगी। यानी कि इसकी जो द्विपालित खूबी है, द्विपालित प्रकृति है, वो हमें बहुत ही अच्छे से नज़र आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम इस परागकोश का काट पीट के, जो कि आड़े में काटेंगे या अनुप्रस्थ में काटेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही। तो ये था बहुत ही अच्छा वाला मजाक। तो हम अभी इसको पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। परागकोश एक चार दिशीय अभी भी मजाक समझ में नहीं आया होगा। तो यही था कि अब हम इसे पढ़ने वाले हैं आगे। तो परागकोश एक चार दिशीय यानी कि चतुष्कोणीय संरचना होती है, चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी, बहुत ही लंबा सा धानी है, लघु बीजाणुधानी, 3 शब्द हैं इसके अंदर, लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में दो होती हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि परागकोश कैसा होता है, एक
कैसा, एक चार दिशीय संरचना होती है। एक चार दिशीय संरचना होती है। दिशीय का मतलब चार दिशा वाली संरचना होती है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, चतुष्कोणीय। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल होता है, तो इसका ये जो कोना है, ट्रायंगल हमने देखा होगा, इसका कोने को बोलते हैं कोण। अब इसमें कितने कोने हैं, इसमें 3 कोने हैं, 1 2 3, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं इसको, 3 कोनों वाला, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिकोण। क्या बोल सकते हैं, त्रिकोण, ये बोल सकते हैं ना ट्रायंगल को। लेकिन अब ट्रायंगल हटा के हम कर दें ये स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 कोने हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, 4 कोनों वाला। और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पुराने ज़माने की, 4 कोण वाला, तो इसको बोलेंगे चतुष्कोण। क्या बोलेंगे, चतुष्कोण। तो हमारा ये जो परागकोश होता है वो भी कैसा होता है, चतुष्कोणीय होता है, यानी कि 4 कोनों वाला होता है। तो ये 4 कोनों वाली संरचना होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। जिसमें चार कोनों पर तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने ऐसा अनुप्रस्थ में काटा था और हमने देखा था कि इसमें जो ऊतक है वो कैसे जमे हुए हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बोला, जिसमें 4 कोनों पर क्या होता है, 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। यानी कि लघु बीजाणुधानी होती है। तो मान लीजिए जो परागकोश है, इसमें 1 2 3 4, तो 4 लघु बीजाणुधानी एक एक कोने पे होगी। 1 2 3 4, हर एक कोने पे एक लघु बीजाणुधानी होगी। क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। अब हम सोच रहे होंगे लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या है, वो आगे आ जाएगा, अभी बस नाम याद कर लीजिए कि हमने ये समझ लीजिए 4 कोने पे 4 गोले होते हैं। 4 कोने पे क्या होते हैं, 4 गोले होते हैं। उन गोलों को क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणुधानी बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं, तो अब हमें मालूम है कि परागकोश में कितनी पालियाँ होती हैं, 2 पाली। तो हमने 2 पाली बना दी, यानी कि एक ये खाना हो गया और एक दूसरा खाना, एक कोष्ठ हो गया, दूसरा कोष्ठ हो गया। तो 2 पाली में 2 होती हैं, है ना। बीच में से ऐसे अगर हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया तो एक पाली में कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो लघु बीजाणुधानी एक पाली में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यहाँ पर फिर से समझना है कि ये जो हमारा परागकोश था, परागकोश हमने ऐसे आड़े में काटा, ऐसी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें पहले तो 2 पालियाँ हो गई, ठीक है, 2 पाली हो गई, एक ये पाली हो गई और एक ये पाली हो गई, ठीक है, 2 इसमें पाली हो गई। फिर एक पाली में ऐसे हमने देखा था एक गड्ढे जैसा गुजरता है, लंबे में ऐसा गड्ढे जैसा इसको डिवाइड करता हुआ गुजरता है। तो ये जो गड्ढे जैसा जब गुजरा तो इससे क्या बन गए, खाने बन गए या कोष्ठ बन गए, थैले जैसा बन गया। तो 1 2 3 4, 4 थैले बन गए। तो एक पाली में कितने कोष्ठ आ गए, एक पाली के अंदर में ये जो एक पाली उसमें कितने कोष्ठ आ गए, कितने खाने आ गए, 2 खाने, 1 और 2, फिर 1 और 2, है ना। ऐसे टोटल मिला के कितने खाने हो जाएंगे, 4 खाने। तो एक पाली के अंदर में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, एक पाली में 1 और 2 कोष्ठ हो गए। और हर एक कोष्ठ में क्या है, हर एक कोष्ठ में क्या आ जाएगी, ये जो गेंद जैसी हमने बनाई थी, गोले जैसी, लघु बीजाणुधानी, है ना। तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। तो एक कोष्ठ में कितनी आएंगी, एक कोष्ठ में 1 लघु बीजाणुधानी आएगी। तो प्रत्येक कोने पे लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं, है ना। तो प्रत्येक पाली में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये हम चित्र में भी देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम डायग्राम भी देख लेते हैं। चित्र 2.3 एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट। तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट है ये। तो इसमें हमने देखा कि क्या होता है कि यहाँ पर ये 4 कोनों वाला संरचना होती है। इसके 4 कोने, है ना, इसके 4 कोने, और ये 4 जो कोने हैं
ऐसा ये जो दिख रहा है, ये 4 कोने हैं। तो यहाँ पर 2 पालियाँ हैं, एक ये वाली पाली है और एक ये वाली पाली है। तो इसके अंदर 2 पालियाँ हैं। अब हर एक कोने पे, फिर एक कोने पे एक गोले जैसी चीज़ दिखेगी हमें। इसको अभी के लिए लघु बीजाणुधानी मान लेना है। क्या मान लेना है? लघु बीजाणुधानी। हर एक कोने पे लघु बीजाणुधानी मान लेना है। तो हर पाली के अंदर में कितनी लघु बीजाणुधानी आ गई? 2 लघु बीजाणुधानी आ गई। फिर से हम आ जाते हैं। तो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं लघु बीजाणुधानी। फिर यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी, परागपुटी यानी कि पोलन सैक्स। सैक्स का मतलब यहाँ पर है थैला, पोलन का थैला, पोलन सैक्स बन जाती हैं। यानी कि ये जो लघु बीजाणुधानी है वो आगे विकसित होकर क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी परागपुटी। क्या बन जाएगी? परागपुटी। तो हमने पढ़ा था परागकण पढ़ा था हमने, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। अब ये दानों को एक थैले में बंद करके रखना होता है। एक थैले में क्या करके रखना होता है? बंद करके रखना होता है। तो ये जो थैला है इसको क्या बोलेंगे? जिसके अंदर में परागकण हैं बहुत सारे, इसके अंदर में बहुत सारे परागकण आ जाएंगे, इस थैले को बोलेंगे परागपुटी। पुटी का मतलब दीवार होता है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी है वो क्या बन जाएगी? आगे चल के पराग की पुटी बन जाएगी। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे परागकण आ जाएंगे, या इसी को बोलते हैं पोलन सैक्स। इसी को क्या बोलते हैं? पोलन सैक्स बोलते हैं। सैक का मतलब होता है थैला। सैक का मतलब क्या होता है? थैला। तो पोलन का थैला बन जाएंगे या पराग पुटी बन जाएंगी। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस बड़े होते हैं। यानी कि जब हम इन लघु बीजाणुधानी को देखेंगे तो ये अनुलंबवत यानी कि खड़े में, यानी कि सीधे सीधे दिशा में क्या होते हैं? परागकोश की लंबाई तक, परागकोश की जो लंबाई है उसमें विस्तारित होते हैं। यानी कि उसमें होते हैं, क्या होते हैं? ये जो हमारे पोलन सैक हैं यानी कि परागपुटी है, जो कि किससे बनी है? लघु बीजाणुधानी से बनी है। वो अनुलंबवत यानी कि सीधे सीधे परागकोश की लंबाई में होते हैं। और ये किससे भरे होते हैं? परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। परागकण इसमें ठसाठस भरे होते हैं। तो यानी कि ये जो थैला है इसके अंदर में ठसाठस बहुत सारे क्या भरे हुए हैं? परागकण भरे हुए होते हैं। और ये जो थैला है हमने जैसे मान लीजिए ये थैला है, ये थैला कहाँ पर रहता है? ये यहाँ पर आ जाता है। ये थैले जो हैं ये थैले होते हैं, ये परागकोश के अंदर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? परागकोश के अंदर में होते हैं। और ये जो परागकोश हैं इसमें परागकण होते हैं। ठीक है, ये जो परागकण हैं वो कैसे होते हैं? ये इसमें पूरी लंबाई में देखिए, पूरा ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे आइसक्रीम होती है, जैसे आइसक्रीम है तो इसके अंदर जो आइसक्रीम होती है वो इसके अंदर ठसाठस भरी रहती है। यहाँ पर ठसाठस भरी रहती है ना, लंबी दिशा में, यानी कि सीधी दिशा में ठसाठस भरी हुई है। वैसे ये जो थैले हैं ये एक थैला जैसा है और ये भी एक थैला जैसा है। इसके अंदर में भी परागकण कैसे हैं? ठसाठस भरे हुए हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।